गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे आप अपनी पूरी इकोनॉमी को समझ पाएंगे कि जिसका हम हमेशा एक क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हम उसी को अपना असेट कैसे बना सकते हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारे लिए एक लायबिलिटी बना हुआ है, वो हमारे लिए एक असेट कैसे बन सकता है और वही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक इंजन कैसे बन सकता है। तो आज का ये टॉपिक हमें ये क्लैरिफिकेशन देगा। आई होप यू वुड लाइक इट। और पूरा ये इस तरीके से मैंने कवर किया है कि एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक एक एक बात हर वो चीज कवर अप हो जाए जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी यू शुड गेट टू नो अबाउट इट कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। So let us start with our topic human capital formation. आप यहाँ सामने स्क्रीन पे दो इमेजेस देख रहे होंगे। One is this and another one is this. And you can understand that from this, when I have to convert a human resource at this level, it will involve a lot of cost. Cost in terms of education, in terms of good nutrition, and so many things. So we shall be talking about all this. Let's start. There is a beautiful quotation by Mr. Nelson Mandela: education is the most powerful weapon we can use to change the world. And education is one of the most important source of human capital formation. Rather, कईयों के लिए तो ऐसा है कि एजुकेशन मीन्स ह्यूमन कैपिटल, वो बाकी सोर्सेज को उतना वैल्यू ही नहीं देते। वो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल माना एजुकेशन, लेकिन ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। क्योंकि मैं कितनी भी एजुकेटेड हूँ सपोज और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ मैं नहीं बना पाऊंगी। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नॉलेज बहुत है लेकिन मैं अपनी बुक लिखा करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट में। मुझे आज की टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, मैंने खुद को अपडेट नहीं किया, तो वो नॉलेज मेरे काम नहीं आएगी। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से सोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन कैपिटल का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स एजुकेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। देखिए, आप इंफॉर्मेशन केवल एक्वायर नहीं करते, आपने जो इंफॉर्मेशन एक्वायर किया आप उसको टाइम टू टाइम ब्रश अप करते रहते हो, इंक्रीज करते रहते हो। The number of persons who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. You know, they have included, this is the opinion of GM Muir. Here, if you will see, he is paying attention only to the education. So I'm telling you that many people believe it. But even our NCRT and even I do not believe that education is the only source. Human being, when you are any human being, when he is born, he is infant, he is dependent. उसके लिए एक बेबी को केयर करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। वो इतना अनप्रोडक्टिव, अनस्किल्ड, अनइन्फॉर्म्ड होता है, इतना डिपेंडेंट होता है कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए वो किसी पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेजुअली हम उसको एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे एबिलिटी देते हैं कि माइग्रेट हो जाओ उस जगह पे जहाँ तुम्हें लगता है तुम्हारी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। नॉट ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स बट ऑल्सो इन सोशल टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स, यू कैन माइग्रेट देयर। तो जब हम ये सब कुछ देते हैं तब वो जो बेबी हमारे लिए अभी तक अनप्रोडक्टिव था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो सोर्सेज अगर हम बात करें, हाउएवर आई वुड से देयर आर मिलियंस ऑफ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मिलियंस ऑफ सोर्सेज। ठीक है, फिर भी हम अभी 5 पे फोकस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग है। एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन। दीज आर 5 सोर्सेज। आई वुड सजेस्ट यू साथ साथ नोट्स लेते हुए चले। अगर आप लोग बिना नोटबुक पेन के बैठे इसको एक स्टोरी की तरह सुन रहे हैं, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। नोटबुक पेन लें हाथ में, नोट करें यहाँ पे। मेंशन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल: एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन।
expenditure on education. Now, you know how education helps. हम कहीं ना कहीं माइंड में ये भी बियर करके चलते हैं कि ओके इस चैप्टर में से हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो इधर 6 मार्क्स और 3 मार्क्स, तो हम हर क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एक इकोनॉमी में एक रिक्शा पुलर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा या एक डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट या इंजीनियर या टीचर? Obviously, educated people will contribute more. Their productivity is higher. अगर आपने सपोज अभी सिचुएशंस कुछ आई इकोनॉमी में, चेंजेस हुए, आपने एक नई टेक्नोलॉजी सिखानी है, व्हाट्सअप आया सपोज, आपको व्हाट्सअप सिखाना है हाउ टू यूज। एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट का काइजाला, अब काइजाला ऐप मुझे सिखाना है किसी को हाउ टू यूज। एक एजुकेटेड बंदे को सिखाना आसान है या इलिटरेट को? तो कोई भी टेक्नोलॉजी, be it a kind of a machine, be it a kind of an app, be it a kind of some anything, technology in any form, मोबाइल के कोई फंक्शंस है, आप एजुकेटेड बंदे को इजीली सिखा सकते हो इवन इफ ही इज वेरी ओल्ड। इलिटरेट को सिखाना बहुत मुश्किल है, अनएजुकेटेड को सिखाना बहुत मुश्किल है। तो एजुकेटेड लोग टेक्नोलॉजी को इजीली अडेप्ट करते हैं, ना केवल अडेप्ट करते हैं, वो खुद भी टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, जिसे कहा जाता है इनोवेशन। बड़े से बड़े जो इन्वेंशंस हुए, बड़े से बड़े इकोनॉमी में जो चेंजेस आए, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, या कोई मून पे गया, कोई मार्स पे गया, क्या वो इलिटरेट लोग थे? इनोवेशन कौन करता है? एजुकेटेड स्टाफ, राइट? एंड ऑब्वियसली दे कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी। और अभी तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस की बात कर रही हूँ। अगर मैं सोशल कंट्रीब्यूशंस की बात करने लगूँ तो एजुकेटेड लोग एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जो सोसाइटी सच में रहने लायक होती है। एजुकेटेड लोगों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है। एजुकेटेड लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। एजुकेटेड लोग दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एजुकेटेड लोग थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। तो अगर मैं वो सारे बेनिफिट्स की बात करूं तो एजुकेशन अपने आप में आप यूँ समझिए एक ऐसा कोहिनूर का हीरा है, या एक ऐसा पारस पत्थर है कि छू लिया समझो सारी चीज़ें ठीक। लेकिन याद रखिएगा, मैं एजुकेशन कह रही हूँ, मैं डिग्री नहीं कह रही। ये जो हम रट्टे मार मार के डिग्री ले लेते हैं, मैं उसे एजुकेशन नहीं कह रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ एजुकेशन इन राइट सेंस ऑफ द वर्ड। अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट को भी ये चिंता है कि मेरा होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, तो मैं उसे पोस्ट ग्रेजुएट कह रही हूँ, डिग्री होल्डर कह रही हूँ, एजुकेटेड नहीं कह रही हूँ। तो जब एजुकेशन होती है, दैट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। एजुकेटेड पीपल कैन अडैप्ट टेक्नोलॉजी, दे कैन ब्रिंग अबाउट इनोवेशंस, दे कैन कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब आप सोचिए, नो मैटर हाउ एजुकेटेड आई एम, इफ आई एम नॉट हेल्दी आई कांट बी प्रोडक्टिव। जिस दिन आपकी तबीयत थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है, तो क्या आपका आउटपुट लेवल वो रह जाता है जो आप जब कंप्लीटली हेल्दी होते हो तब होता है? आंसर विल बी नो, राइट? तो अब प्रिवेंटिव मेडिसिन को हम एक और नाम देते हैं विच इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो मेडिसिन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी बीमारी हो ही ना, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि बीमारी हो ही ना। अब हो गई तो नेक्स्ट लेवल आता है क्यूरेटिव मेडिसिन। तो क्यूरेटिव मेडिसिन में आ गए आपकी कोई सर्जरी है, या डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे रहा है फीवर में, दीज आर क्यूरेटिव, कि बीमार हो गए तो अब ये क्योर होगा। और एक होती है सोशल मेडिसिन, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, उनकी हाइजीन मेंटेन करने की आदत हो, उनको बीमारियों का पता हो कि ये बीमारी ऐसे होती है, मुझे ऐसे बचाव करना है। एक टाइम था इंडिया में लोग HIV एड्स के बारे में बात तक नहीं करते थे, आज भी इंडिया में अगर आपको गांव में जाके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, गांव के क्या मतलब, आई शुड नॉट बी वेरी स्पेसिफिक, कि गांव एनी एरिया जहाँ पे लोगों का भी कहीं ना कहीं थॉट लेवल नैरो है, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे और आपको उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना है, इट्स यू हैव टू थिंक ऑफ द वर्ड्स कि मैं कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या टॉपिक लूँ। तो ये सब चीज़ें सोशल मेडिसिन में आती हैं। अगर आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ के लोग ब्रॉड माइंडेड हैं,
जहाँ के लोग बंधे हुए नहीं है किसी भी ऐसी नैरो माइंडेडनेस के साथ। पीपल आर हेल्थी, और हेल्थ को आप प्लीज सिर्फ फिजिकल हेल्थ ना लें, health is also mental health. So a place where people are physically healthy as well as mentally healthy. मेंटली हेल्दी मीन्स आप खुश हो, आप एंशियस नहीं हो, आप डिप्रेस नहीं हो, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिस दिन आपका मूड ही डाउन है, आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, आपको लाइफ मीनिंगलेस लग रही है, ऑब्वियसली उस दिन आपका आउटपुट लेवल नीचे चला जाता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर आपकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाता है। फिजिकल कैपेसिटी बढ़ गई तो सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स बढ़ती है। मेंटली हेल्दी पीपल, अब जो बंदा एंशियस है वो कोई इनोवेशन नहीं कर सकता। जब तुम खुश हो, जब तुम फोकस्ड हो, जब तुम एनर्जाइज्ड हो, तब तुम्हारे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तब तुम इनोवेट कर पाते हो, तब तुम कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच पाते हो, तब तुम्हारा दिल करता है मैं कुछ नया सीखूं, यू नो, और तुम ट्राई करते हो कि हाँ ये चीज़ नहीं आई है, ये आया है, ये ऐप आया है, यू थिंक इन दैट डायरेक्शन। Otherwise, mentally sick people, they are just wasting their time. I call them to be mentally sick who waste their time. you know they are sleeping for so long hours, which is not very healthy for their body. Why? Because they are mentally sick, they are anxious, they are depressed. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तो हमारी गवर्नमेंट को हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। प्रिवेंटिव मेडिसिन में आपके एनसीईआरटी सिर्फ वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल लेती है, but I always say regular exercise is a preventive medicine, positive thinking is a preventive medicine, healthy lifestyle is a preventive medicine, good diet is a preventive medicine. क्यूरेटिव तो वो पूरा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, हर एक में बहुत सारी चीज़ें, ये हो जाए ये खाओ, ये हो जाए तो हाँ जी ये मेरा 20 का लेज़र ऑपरेशन हो रहा है, ये सब क्यूरेटिव है। और सोशल मेडिसिन मीन्स कि आपकी सोसाइटी अवेयर कितनी है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव और सोशल पे, तो शायद क्यूरेटिव की ज़रूरत ही ना पड़े, ना लोग बीमार हो, ना हमें अस्पतालों की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कि अब मान लो मैंने मेडिकल में पढ़ाई की है, मैंने एमबीबीएस किया। जब मैंने एमबीबीएस किया तब तो डेंगू जैसी कोई चीज़ नहीं थी, कोविड-19 जैसी कोई चीज़ नहीं थी, अब आ गई। तो क्या मैं दोबारा जाऊंगी एमबीबीएस करने? आंसर इज नो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या करती है कि जब आप जॉब में आ गए तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग आपको साइड बाय साइड मिलती रहती है। आप कहेंगे खाली मेडिकल लाइन में होता है, नहीं। अब मैंने बीएड कंप्लीट की, मुझे ऑनलाइन टीचिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई। उस समय इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं था व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीएड। आज ऑनलाइन क्यों लिए, मैंने खुद को ट्रेन किया, राइट। सो जब आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप साइमल्टेनियसली खुद को ट्रेन करते जा रहे हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेन करिए। ओके, ट्रेंड के अकॉर्डिंग कीप ऑन ट्रेनिंग योरसेल्फ। एक ब्यूटिशनर है, अब जब उसने पार्लर खोला था, या जो उसने जब ब्यूटिशनिंग का कोर्स किया था, तो उस समय पे नेल आर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, हेयर स्ट्राइकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, नए नए हेयर स्टाइल हर दिन आ जाते। शी हैज़ टू अपडेट हर सेल्फ, और हेयर स्टाइलर हैज़ टू अपडेट हिमसेल्फ। इनफैक्ट ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। मैं एक मिस्त्री हूँ, तो पहले लोग है ना स्लांटिंग छत नहीं डालते थे, आजकल फैशन में आ गई सपोज स्लांटिंग रूफ डालना। तो मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली कैसे बनती है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, क्या होता है, आपकी स्किल बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कॉस्ट कम होती है ट्रेनिंग की, उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जैसे सपोज मैंने 2000 का पे करके एक सेमिनार अटेंड किया, आई एम अ ब्यूटिशनर, और मैंने वहाँ नेल आर्ट सीखी। 10 कस्टमर्स आएंगे मुझसे नेल आर्ट कराने, मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी। उसके बाद जितने कस्टमर्स आएंगे वो सब मेरा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कम होता है ट्रेनिंग का, और उसका बेनिफिट लाइफ टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। लोग मैरिज के कारण भी माइग्रेट होते हैं,
लोग सोशल रीजन से भी माइग्रेट होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो कॉज है माइग्रेशन का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में रूरल पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। सिमिलरली बहुत सारे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ब्रेन ड्रेन, राइट। तो हम नाम देते हैं ब्रेन ड्रेन। तो माइग्रेशन हमारे लिए सोर्स बन जाता है ह्यूमन कैपिटल का, अगर ये विद इन द कंट्री हो रहा है, और यही हमारे लिए लॉस बन जाता है ह्यूमन कैपिटल का, अगर हमारे पढ़ाए हुए लोग, हमारी ह्यूमन कैपिटल बाहर जा रही है। ओके, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की कॉस्ट क्या है? पहले है इकोनॉमिक कॉस्ट, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। माइग्रेटेड एरिया में रहने की एक हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, यानी कि महीने का खर्चा इंडिया में रहने का जितना है और यूएस में रहने का जितना है, तो मे बी यूएस में रहने का ज़्यादा है, तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड एरियाज। और वहाँ जाओगे, एयर टिकट लोगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, दिस इज इकोनॉमिक कॉस्ट। साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या है? अब मान लो आप बिहार में रहते हैं, अब छठ पूजा आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, बिहार से आप यूएस शिफ्ट हो गए, अब यूएस में कहाँ छठ पूजा होगी? या आप यहाँ पे हर आप जो है गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ भंडारा होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यू एंजॉय ऑल दैट। अब वहाँ पे आपको उतने सपोज गुरुद्वारे नहीं मिल रहे, तो आप अपने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चर में रहने के हैबिचुअल हैं, अब आपको वहाँ जाके एक नए कल्चर में एडजस्ट करना है। वहाँ के कल्चर में अलग टाइप की चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों की अलग सोच है, अलग लाइफस्टाइल है। और फिर में भी जब आप माइग्रेट होते हैं तो इनिशियली आप अकेले माइग्रेट होते हैं, क्योंकि अभी आपकी जॉब लगी है, अभी आप वहाँ सेटल होंगे, तो उतना टाइम आपको अपने लव्ड वन से दूर रहना है। दीज आर साइकोलॉजिकल कॉस्ट्स ऑफ माइग्रेशन। लेकिन दोनों मिला के आपको कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा लगे तो आप माइग्रेट होते हो। जैसे आपने 11th में किया था कि एमसी और एमआर का कंपैरिजन, एज लॉन्ग एज एमआर इज मोर देन एमसी, कंटिन्यू। तो जब तक आपको बेनिफिट ज़्यादा लग रहा है कॉस्ट से, यू वांट टू माइग्रेट। अब मुझे कोई कह दे कि भाई किसी ट्राइबल एरिया में शिफ्ट हो जाओ, तो अब वहाँ रहने की मेरे लिए साइकोलॉजिकल कॉस्ट इतनी हाई है कि इकोनॉमिक बेनिफिट कितना भी मिल रहा हो, आई एम अनविलिंग। तो दिस इज हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली कंपेयर्स एंड डिसाइड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। वी वांट टू गेन इंफॉर्मेशन, वी वांट टू नो। अगर सोचो तुमने 12th की, 12th के बाद तुम्हें यही नहीं पता विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट, विच कोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मी, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और उसके कारण तुम एक अच्छा कोर्स नहीं करते, या तुम एक खराब ऑप्शन चूज कर लेते हो। सो ये आपकी ह्यूमन कैपिटल को सर्टेनली अफेक्ट करेगा। और यही आपको पता होता है, सपोज जैसे टू दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कि मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट, खाली ये नहीं कि मुझे कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, मेरी लाइफ के 3 साल जा रहे हैं, तो कहाँ लगाऊं कि उस 3 साल का आउटपुट आए? कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, विच वन इज सुटेबल फॉर मी द मोस्ट, राइट। जैसे अब एक बच्चा बीकॉम करके एमबीए करता है, भाई एमबीए करना था तो बीबीए प्लस एमबीए होना चाहिए था ना, फिर कॉम्बो 5 साल तुम मैनेजमेंट पढ़ते, तो मैनेजमेंट पे तुम्हारा कमांड अलग होता। और फिर जब एक बार आप एमबीए बन गए, तब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ वैकेंसी निकली है, कहाँ कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे अच्छी वर्किंग कंडीशंस मुझे मिलेंगी। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप एक अच्छी जगह अपने आप को सेटल कर पाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर होनी चाहिए कि कई लोग होते हैं उन्हें खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता होती। For example, while I am making this video, I can do something else. What will I get from that? I should know my opportunity cost, and then I will be able to take a decision whether to make a video or not to make a video. And this is true for everybody. तो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ हेल्प करेगी? पहला कि मैं कौन से कोर्सेज करूँ, एजुकेशन में किस फील्ड में जाऊँ। दूसरा, जब ले ली तो अब मैं कहाँ जॉब करूँ, और जॉब करूँ तो मेरे को जब सैलरी ऑफर की जाए तो आई शुड बी अवेयर ऑफ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट।
This I have explained here in a tabular form that there are 3 types of medicines: preventive, curative, and social. However, we have discussed it in detail earlier. Now, name a source of human capital which also acts as a loss to HCF, that is human capital formation. I hope you might have guessed it right: migration. Give 2 examples of preventive medicines. NCRT has given only one example: vaccination. I gave you more examples: regular exercise, positive thinking, good diet. Regular exercise is a dash medicine. Answer will be preventive. If you were able to answer these questions, that means you have understood so far. Now we are coming to next topic, which is physical versus human capital. See, you might have seen that there are certain physical assets. Physical assets means tangible, जो आपको दिखाई देते हैं. आपने 11th में एक टॉपिक किया था जिसमें यह आया था कि कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इसमें लेबर और एंटरप्रेन्योर ह्यूमन कैपिटल है, लैंड और कैपिटल फिजिकल कैपिटल. और अभी जो मैं एग्जांपल लूंगी आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों चाहिए. फिजिकल कैपिटल हो, ह्यूमन ना हो, ह्यूमन किसी काम की नहीं. ह्यूमन कैपिटल हो, फिजिकल ना हो, ह्यूमन किसी काम की नहीं. मीन्स मुझे दोनों चाहिए. गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी का क्या करें? तो गाड़ी इज अ कार इज अ फिजिकल कैपिटल एंड ड्राइवर इज अ ह्यूमन कैपिटल. कंप्यूटर इज अ फिजिकल कैपिटल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ computer is a physical capital, software engineer is a human capital. Machine is a physical capital, mechanic is a human capital. Jet is a physical capital, pilot is a human capital. Laptop physical capital, online teachers human capital. Ventilator physical capital, doctors human capital. किचन में आपके गैस है, चूल्हा है, कढ़ाई है, ऑल किचन इक्विपमेंट दे आर फिजिकल कैपिटल. सब कुछ हो, घर में बनाने वाला कोई ना हो, किसी को कुकिंग ना आती हो तो कुकिंग नहीं हो सकती. कुक इज अ ह्यूमन कैपिटल. लाइट, कैमरा, सेट, ये सब फिजिकल कैपिटल है. लेकिन हीरो हीरोइन नहीं है, हमारे कलाकार नहीं है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस नहीं है, तो मूवी नहीं बन सकती. तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल. तो हर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर लग रहे हैं. तो इसमें आप देखेंगे लैंड और कैपिटल किस कैटेगरी में आ गए? फिजिकल. और आपकी लेबर और एंटरप्रेन्योर किस में आ गए? ह्यूमन कैपिटल. सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? दोनों रिटर्न्स देते हैं. आपके पास अगर कोई गाड़ी है, आप उसको किराए पे चढ़ाइए, यू विल गेट अ गुड इनकम, है ना. दोनों रिटर्न्स देते हैं बहुत अच्छे. लेकिन आप देखेंगे जो फिजिकल कैपिटल है वो सिर्फ अपने ओनर को रिटर्न देता है, प्राइवेट रिटर्न्स. ह्यूमन कैपिटल का पूरी सोसाइटी को रिटर्न मिलता है. आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ एक बिल्कुल इलिटरेट, इल मैनर्ड पर्सन आके बैठ जाए, जोर जोर से मोबाइल पे ऐसे बात कर रहा है जैसे आवाज़ मोबाइल से नहीं जाएगी, डायरेक्ट उसी को पहुंचानी है जहाँ भी वो बात कर रहा है. यू फील इरिटेटेड. तो हमने एक है ना नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट किया था, आपको ध्यान हो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. एजुकेशन इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. ऐसे चैप्टर्स को रिलेट भी किया करो, कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ जाके जुड़ सकता है. बोथ आर आउटकम्स ऑफ कॉन्शियस एफर्ट्स. दोनों में एफर्ट लगता है. ना तो जादू से फिजिकल कैपिटल बनती है ना ह्यूमन कैपिटल. दोनों के पीछे एफर्ट है हमारा. दोनों डिप्रिशिएट होते हैं. लेकिन फिजिकल कैपिटल क्या है? अब भाई आप मोबाइल लाए, 1 महीने बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, साल बाद और कम हो गई. ह्यूमन बीइंग की वैल्यू बढ़ती है. जब मैं फ्रेशर थी मेरी वैल्यू उतनी नहीं थी. जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है. लेकिन एक टाइम के बाद लता जी आज भी बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन अब एज इतना हो गया है कि शी इज नॉट एबल टू सिंग. तो क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल डिप्रिशिएट. एक लेवल के बाद मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, लेकिन मेरे घुटने साथ नहीं दे रहे, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही अब कि मैं उतना खेलूँ. तो मैं क्या करता हूँ? मैं छोड़ देता हूँ क्रिकेट खेलना. तो मेरे ह्यूमन कैपिटल क्या होनी शुरू हो गई? डिप्रिशिएट. तो ड्यूरिंग लेटर ईयर्स ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन कैपिटल है वो डिप्रिशिएट होती है ड्यू टू एजिंग प्रोसेस. डिफरेंस बिटवीन, अब ये थी सिमिलैरिटीज, अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है. टेंजिबल मीन्स आप उसे हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो. ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है. अगर मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ तो मैंने खुद को नहीं सेल आउट किया स्कूल को.
मैंने सिर्फ अपनी सर्विसेज सेल की। और आपने ये डायलॉग भी सुना होगा नॉर्मल पैरेलेंस में कि मुझे कोई खरीद नहीं लिया है तुमने। हम ऐसे बोलते भी हैं कई बार, है ना। तो दिस इज कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं दे दिया है तुम्हें। आई हैव माई लाइफ, आई हैव माई थिंकिंग पैटर्न्स। ठीक है। ओनरशिप। आप मुझसे कहें कि भाई अपनी गाड़ी दे दीजिए 2 दिन के लिए, मैं दे सकती हूँ। आप मुझसे कहें अपनी ड्राइविंग स्किल्स दे दीजिए 2 दिन के लिए, आई कैन नॉट। तो आप फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग कर सकते हो, आप ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल के ओनर से अलग नहीं कर सकते। मैं अमिताभ जी से कहूँ मुझे भी यार 2-4 दिन अपने जैसी एक्टिंग स्किल्स दे दो, नो। तो आई कैन नॉट बोरो लाइक दैट। मोबिलिटी। फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल होती है, सामान उठाओ कहीं से कहीं ले जाओ। ह्यूमन कैपिटल मोबाइल नहीं होता, वो बंधा हुआ है कल्चर से, वो बंधा हुआ है इमोशन से, वो बंधा हुआ है नेशनैलिटी से, राइट। फिजिकल कैपिटल आप इंपोर्ट करके भी बना सकते हो, ह्यूमन कैपिटल आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है। हाउएवर ह्यूमन कैपिटल भी इंपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, पीपल माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, पीपल माइग्रेट टू यूएस। तो हर कंट्री से वो कोशिश करता है कि एजुकेटेड लोग उनके यहाँ आ जाए, इजंट इट। ये भी है, लेकिन फिर भी फिजिकल कैपिटल इंपोर्ट से बनाना कंपैरेटिवली इजी है, और ह्यूमन कैपिटल इंपोर्ट से बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करने पड़ेंगे। फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देती है, और ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट और सोशल बोथ। देखिए एक डिफरेंस है जो एनसीईआरटी नहीं देती, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल नहीं बना सकते, कोई भी फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल नहीं बना सकती। लेकिन ह्यूमन कैपिटल हो तो वो फिजिकल कैपिटल क्रिएट कर लेगी। जब हम आदि मानव थे तो हम ह्यूमन बींग्स थे, पूरे जंगल थे, उसको हमने कन्वर्ट किया फिजिकल कैपिटल में, बैलगाड़ी से लेके मेट्रो तक। ये ह्यूमन कैपिटल ने फिजिकल कैपिटल क्रिएट की। लेकिन कभी भी फिजिकल कैपिटल ने ह्यूमन कैपिटल क्रिएट नहीं की, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल को आपको हमेशा, अगर दोनों में से एक को ऊपर रखना है तो आप हमेशा ह्यूमन कैपिटल को ऊपर रखेंगे। वैसे भी ह्यूमन कैपिटल खुदा ने बनाई है, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन ने बनाई है, तो ऑब्वियसली उसे ऊपर रखना पड़ेगा। However, I'm not getting into these things right now. इम्पोर्टेंस, ये मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। इकोनॉमी को एक पौधे से कंपेयर किया गया, और जितनी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड चाहे एजुकेशन रिलेटेड, वो इसे पानी दे रही हैं, वो इसको सींच रही हैं, वो इसे इरिगेट कर रही हैं, वो इसे फ्लरिश कर रही हैं कि आपकी इकोनॉमी फ्लरिश हो। तो हम देखते हैं कि आपको 6 मार्कर आ सकता है इस चैप्टर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप फिजिकल कैपिटल कभी भी एडवांटेज नहीं ले पाएंगे उसका अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। आपके घर में गैस हो, चूल्हा हो, सब कुछ हो, कुकिंग किसी को ना आती, तो फिजिकल कैपिटल किसी काम की नहीं। 4 गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर एक भी नहीं। तो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करने के लिए ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। आप इंडिया में देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ हर तरह का वेदर, हर तरह की सॉइल, इसीलिए इसे एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है ज्योग्राफी में। तो वी आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की कमी के कारण हम इसका इफेक्टिव यूज नहीं कर रहे। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एक स्किल्ड वर्कर किसी भी फील्ड में जाता है ना, वो अपनी स्किल्ड से वहाँ का आउटपुट बढ़ाता है, वो इन्वेंशंस करता है, वो इनोवेशंस करता है, वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट लाता है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या करती है, आपकी आउटपुट को बढ़ा देती है। लाइक आई हैव अ बिग गार्डन, तो आई टोल्ड समबडी कि काइंडली वाटर द गार्डन।
अब वो दैट लेडी वाज इलिटरेट, तो वो क्या कर रही है, बाल्टी में पानी भर के एक एक पौधे को दे रही है। मतलब उनके सामने अगर पाइप पड़ा है तो वो इतना दिमाग नहीं चला रही है कि मैं टैप से पाइप को कनेक्ट करूं और मुश्किल से 5 मिनट में सारे पौधों को पानी दिया जाएगा। और अगर मैं ऐसे बाल्टी में भर भर के दूंगी तो इट विल टेक मी एटलीस्ट 30-35 मिनट्स। तो सामने चीज होते हुए भी एक इलिटरेट बंदे की समझ ही उतनी डेवलप नहीं होती कि वो ये सोच पाए कि इस चीज को ऐसे करना है मुझे। वो थिंकिंग एबिलिटीज आप में एजुकेशन लेकर के आती है कहीं ना कहीं। तो इन्वेंशन, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, नॉलेजेबल, स्किल्ड, फिजिकली फिट पीपल हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी आप खुद ह्यूमन कैपिटल हो और आप फर्दर ह्यूमन कैपिटल बनाओगे। एक एजुकेटेड पेरेंट जैसे बच्चे की ब्रिंगिंग अप करते हैं, उसमें जिस तरीके की क्वालिटीज डालते हैं, इलिटरेट पेरेंट्स कैन नेवर। एंड यहाँ पे मेरा दिमाग हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जब भी कह रही हूँ डिग्री होल्डर्स नहीं कह रही, मैं एजुकेटेड वर्ड को बहुत अलग सेंस में कह रही हूँ। एजुकेटेड मीन्स जिनका थॉट प्रोसेस में एक एक रिवोल्यूशन, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ऑब्वियस है जो एजुकेटेड बंदा है, हेल्दी बंदा है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल सर्वाइव करता है, वो वॉक करता है, वो ऑयली खाना कम खाता है, वो ऐसे सब कुछ करता है जिससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। अब मुझे अभी भी याद है, मेरे घर पे एक मेड हुआ करती थी एंड शी वॉज टोटली इलिटरेट। तो अगर मैं उसे बोलती थी तुम्हारी सैलरी थर्सडे को दे दूंगी, तो वो कहती थी थर्सडे मतलब? मैं कहती थी वीरवार। वीरवार मतलब she has never been told कि there are 7 days in a week or there are 12 months in a year. Whatever salary I will pay for her, that will be correct, because she doesn't know how to add and how to subtract and how to calculate it, her salary. She can't enjoy reading a novel. She can't enjoy reading newspapers. The day we are sick, we can't enjoy life. Population growth. The importance of a smaller family can be understood by educated and healthy people. That's why I'm saying education is so important, that sometimes human capital is taken as equivalent to education, because that is one of the most important resource. On the job training and information, you can understand both of these can be merged with education. And health is something we are assuming that if a person is educated, he takes care of his health. So, somewhere it becomes very dominant factor in human capital. However, we are taking 5 sources. So you can see there are 6 points on your screen. Whenever you are writing answers in Indian Eco, please write in points. 4 marker 4 points, 3 marker 3 points, 6 marker 6 points, and highlight the heading and then elaborate. Beautify. Presentation matters a lot in theory portions. Difference between human capital and human development, one of my favorite topic. जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल बड़ा इकोनॉमिक्स एंगल है। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि वो पढ़ो जिससे इनकम आए, हेल्थ मेंटेन करो ताकि अच्छे से काम कर सको। और ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है इवन इफ कोई व्यक्ति पढ़े ना, मतलब जॉब करे या ना करे, एजुकेशन और हेल्थ इंटीग्रल है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। अब कोई नॉवल मेरे सिलेबस में नहीं है। वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स आई रेड, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ना तो ये मेरे ग्रेजुएशन के सिलेबस में था, ना 12th के, बट दैट नॉवल चेंज्ड माय लाइफ। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरे काम आया, ह्यूमन कैपिटल में नहीं। हाँ, जब मैं खुद को अपडेट रखती हूँ इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बर्थ रेट कितना हो गया, डेथ रेट क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, जीडीपी कितना है, दिस आई नीड टू नो बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे अपडेटेड करना है खुद को, यू नो। So that is my human capital. This kind of education is helping me in forming my human capital. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहती है कि इवन इफ एजुकेशन और हेल्थ आपको इनकम ना दे तो भी वो इंटीग्रल है आपके वेलबींग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मम्मा हाउसवाइफ्स होंगी बट दे आर एजुकेटेड, तो क्या उनकी एजुकेशन किसी काम की नहीं, उनकी हेल्थ किसी काम की नहीं? सर्टेनली नहीं। इवन आप सब
आप सब भी कमा नहीं रहे, तो क्या अभी तक जो आपने पढ़ा है आपके किसी काम का नहीं? नो, बहुत काम का। तो ह्यूमन कैपिटल बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है. लुक एट द फोर्थ पॉइंट, स्कोप. इट इज वेरी नैरो बिकॉज इट इज पेइंग अटेंशन ओनली टू द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. And human development is wide. It is paying attention to economic, social, political, spiritual, all perspectives of a human life. Needless to repeat that you are taking loans, you are taking notes sign per side. अब ह्यूमन कैपिटल ये मानता है कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग जो है वो रिटर्न देगा. हम बड़े कैलकुलेटिव है, यानी मैं अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा रही कि मेरा बच्चा इसलिए पढ़ा रही हूँ बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा. तो जैसे फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे मैं अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर रही हूँ कि आज मैं कमाने के लायक हूँ, चलो मैं कमाती हूँ, इनमें इन्वेस्ट करती हूँ. जब मैं कमाने के लायक नहीं रहूंगी, ये मुझे जितने ठाट मैंने इन्हें कराए ये मुझे कराएंगे. तो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को अनप्रोडक्टिव मानता है अगर उससे आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी. यानी वो सब कुछ पढ़ना बेकार है जो सिलेबस में नहीं है. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं नो, कोई भी एजुकेशन या हेल्थ आपके हायर आउटपुट के लिए नहीं है, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. कोई व्यक्ति किसी रिलीजन का है, अपने उस रिलीजियस बुक को पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कोई भी सुखमनी साहिब पढ़ता है, एनी बुक इज रीडिंग, उसके सिलेबस में तो वो नहीं है, ह्यूमन कैपिटल तो नहीं होगा, उसको पढ़ने से उसकी इनकम तो नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन उसको एक फिर भी पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रही है, इंजॉयमेंट मिल रहा है, एनलाइटनमेंट मिल रहा है. तो इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स को अपने आप में एंड मानता है कि दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये कहते हैं ह्यूमन बींग सिर्फ एक रिसोर्स है जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है प्रोडक्टिविटी के लिए. और मैं यहाँ पर काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ जो आपको थोड़े अजीब लगेंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे. आपने देखा होगा लोग यंग डेथ पे बहुत रोते हैं, लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ पे उतना नहीं रोते. वो कोई 90 साल का होके मरा, कोई 95 साल का होके मरा, जबकि देखा जाए तो जो यंग मरा उसके साथ हमने उतना टाइम नहीं बिताया, तो उसके लिए इतनी पेन नहीं होनी चाहिए. जो बूढ़ा होके मरा उसके साथ हमने ज्यादा टाइम बिताया, हमें ज्यादा पेन होनी चाहिए. लेकिन हम कहते हैं चलो जिसकी जो कर्तव्य था पूरा कर गया. इसका मतलब अब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बची, उसकी बॉडी अब वैसे भी हमारे लिए वो लाइबिलिटी हो चुका था. अब हमें इमोशंस को, अगर मैं अभी फॉर द टाइम बिंग डोंट टेक इट ऑन योर इमोशनल एस्पेक्ट, लेकिन आप देखेंगे ऐसा जनरली मैंने देखा अपनी लाइफ में. आई एम 38 ईयर्स ओल्ड. 38 ईयर्स की लाइफ में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि अगर मान लो कोई बंदा है, ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, उसके 2 बच्चे हैं, 2 साल का, एक 1.5 साल का, उसकी डेथ हो गई. आप देखेंगे कि सबको बहुत बुरा लगता है और सब बोल क्या रहे होते हैं, अब इसे कौन पालेगा, कैसे चलेगा. दैट मीन्स आप ह्यूमन बीइंग को क्या समझ रहे हो, सिर्फ एक असेट जो रिटर्न देता है, जो प्रोडक्टिविटी करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे नहीं समझता. ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं ह्यूमन बीइंग की अपने आप में बहुत वैल्यू है, इवन इफ उसकी जरूरत किसी को ना हो, वो अपने आप के लिए खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये सब बातें आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होकर मत पढ़ा करो. जिंदगी में पढ़ाई कभी मजेदार नहीं लगेगी अगर इतने एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होकर पढ़ोगे तो जिंदगी एक बर्डन सी हो जाएगी. इंजॉय करो सब्जेक्ट को, इंजॉय करो कि मैंने कुछ नया सीखा, ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में सर्वाइव करो. तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का रहेगा, ये 4 डिफरेंसेस है अगर आप टिपिकली सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो तो. लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो. ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक. ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहे हैं लाइफ लाइफ लाइफ, ब्यूटी, क्वालिटी. तो एजुकेशन और हेल्थ यहाँ पे मीन्स है कि पढ़ो ताकि कमा सको, हेल्दी रहो ताकि कमा सको. और यहाँ कह रहे हैं पढ़ो ताकि जिंदगी का रोमांच पता लगे, पढ़ने का मजा पता लगे. हेल्दी रहो ताकि लाइफ एंजॉय कर सको. तो दोनों में आप देख रहे हैं कितना गैप है. ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है टू मेक मनी, ये आपको अपने आप में बहुत रेलेवेंट समझ रहा है. अब आप सोचो आप अपने आप को क्या समझते हो, आप इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Last topic of the chapter is human capital and economic growth.
Actually, for the session 2020-21, this is the last update. Because for the time being, the topic of growth of education sector, वो जो है delete हो गया. Human capital and economic growth. Human capital और economic growth देखो क्या है. Enhanced productivity of human capital contributes substantially on not only towards increased labor productivity but also stimulate economic growth. Obvious सी बात है, जितना ज़्यादा human capital उतनी economic growth. और जितनी डेवलप्ड कंट्री उतना ज़्यादा वो अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल चाइना अपनी जीडीपी का 24% एजुकेशन पे लगाती है. इंडिया अभी तक 4.17% खर्च कर रहा था. अब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि 6% तक खर्च किया जाएगा. तो रिच पेरेंट्स, आप माइक्रो लेवल पे देख लो चाहे मैक्रो लेवल पे, तो मैंने मैक्रो का एग्जांपल लिया, माइक्रो लेवल पे देख लो. पुअर पर्सन कम स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पे, रिच पर्सन ज़्यादा कर सकता है. और इसीलिए मैंने पॉवर्टी में कहा था अ मैन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर. पॉवर्टी इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड अ मैन इज रिच बिकॉज ही इज रिच. तो हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं. ह्यूमन कैपिटल होगी तो लोगों में मॉडर्न एटीट्यूड और आउटलुक आएगा. लोग कहीं ना कहीं एक जो बहुत नैरो थिंकिंग में सर्वाइव करते हैं उससे ऊपर उठेंगे. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा. तो यानी ये यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और वाइस वर्सा भी. लोअर ह्यूमन कैपिटल हुई, थर्ड क्लास एटीट्यूड्स और आउटलुक होंगे टुवर्ड्स लाइफ. इतना जेंडर इनइक्वालिटी, इतना कभी रिलीजन के नाम पे फाइट्स, कभी ब्लैक एंड वाइट के नाम पे फाइट्स. लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, लोअर एफिशिएंसी होगी, लोअर आउटपुट होगा, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो पर कैपिटा इनकम कम होगी, पैसे ही नहीं होंगे तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे एजुकेशन और हेल्थ में, और ह्यूमन कैपिटल लो रहेगी. तो इट कैन बी अ वर्चुअस सर्कल, इट कैन बी अ विशियस सर्कल. लेकिन जब हम एम्पेरिकल एविडेंस देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इंडिया का भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लिटरेसी रेट 90 अबव है. यूएस का 100 होगा या चाइना का 100 है मान लो, या 95 अबव है. तो ज़्यादा गैप नहीं है लिटरेसी रेट में इंडिया, यूएस, चाइना के. लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में तो बहुत बड़ा गैप है. तो बात ये नहीं है लिटरेसी, बात ये तुम लिटरेसी डिफाइन किसे कर रहे हो. तुम कह रहे हो 3 आर, लिखना पढ़ना अर्थमेटिक आ गया, तुम लिटरेट हो गए. तुम्हें एटीएम चलाना नहीं आता, तुम्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें डिजिटलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम नेट नहीं ऑन कर सकते, लेकिन तुम लिटरेट हो. तो एक तो हमारी जो डेफिनेशंस हैं लिटरेसी की, जो हमारी डेफिनेशंस हैं स्टैंडर्ड्स की, या जो हमारे यहाँ का एक ग्रेजुएट भी बाहर निकलता है, उस एक जो ग्रेजुएट होता है, कई बार इवन 12th इसको मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा 14 साल का वनवास पूरा होने वाला है. तो हमने 14 साल स्कूल में काटे, 2 साल नर्सरी केजी और फिर 12 साल. 14 साल के बाद जब हम निकलते हैं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आता है, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, टीचर पीपल रेशो क्या रहा किस कंट्री में. ये सारी बातों के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल में प्रैक्टिकल कोरिलेशन उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा. क्योंकि जो कंट्री क्वालिटी एजुकेशन दे रही है उसके जो ह्यूमन कैपिटल बन रही है वो एक अलग क्वालिटी की बन रही है. यहाँ पे तो हम एक डॉक्टर के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं ला पा रहे. एक डॉक्टर जब क्लिनिक खोलता है तो उसने साइंस पढ़ी है, उसका साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए. वो बाहर एक काला भूत टांग देता है नजर बट्टू की, नजर ना लगे मेरे हॉस्पिटल को. आप बिलीव करिए, मतलब उसका भी वही सुपरस्टिशियस माइंड है. तो उसने मेडिकल की पढ़ाई क्या की है. तो हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं लाए. तो जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी तब तक ये कोरिलेशन क्लियर नहीं होगा. तो हमें फोकस करना पड़ेगा टीचर पीपल रेशियो क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट की हमने क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स की नो, या हम वही मागा प्रोट लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ है कितनी. अब अभी तक तो इंडिया में सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात होती है, मेंटल हेल्थ की तो बात ही नहीं हो रही है अभी. आपके किस क्वालिटी के थॉट्स चलते हैं, कोई भी थॉट घूमता फिरता आपके माइंड में चला आता है, आप उसको ये नहीं कहते यू आर नॉट अलाउड. एवरी काइंड ऑफ थॉट इज अलाउड इन योर माइंड, राइट.
कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी एक आपके बॉक्स में मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नॉलेज इकोनॉमी का मीनिंग ये है कि आपकी इकोनॉमी में आप नॉलेज को अपना सबसे बड़ा सेट बना लो। आपके यहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज है, उनमें इतनी स्किल्स हैं, उनमें इतनी एबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं कि वो पूरी वर्ल्ड को अपनी नॉलेज का बेनिफिट दे रहे हैं और उनसे इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा। आयरलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, जापान को आप देखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। और इंडिया के लिए बार बार कहा जाता है इंडिया कैन बी अ नॉलेज इकोनॉमी, कैन बी, इज नहीं है वर्ड, कैन बी, पोटेंशियल है, अचीव नहीं हुआ। मुझे बड़ी हैरानी होती है, एनसीईआरटी बुक लिखती है कि बहुत ही जल्दी हमने रियलाइज कर लिया कि हमारे ह्यूमन कैपिटल कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी कब, 7th प्लान में। तो 7th प्लान में तुम्हें ये एहसास जगा कि इंडिया की हम पॉपुलेशन को नॉलेज इकोनॉमी की तरह यूज कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी है। इंडिपेंडेंस होते ही हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना। तो ये सारी चीजें, से सारे चैप्टर्स को समझो कि हमने 1950 टू 1990 क्या किया, उसका पॉवर्टी पे क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन कैपिटल पे क्या है। चैप्टर्स को तोड़ के नहीं समझो, चैप्टर्स को जोड़ के समझो, और ना केवल चैप्टर्स को, इकोनॉमिक्स को अपने बाकी सब्जेक्ट से जोड़ो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ो। फिर जो पढ़ाई तुम्हारे लिए बनेगी ना, वो एक मस्ती होगी, वो एक जुनूनियत होगी, वो एक बर्डन नहीं होगा कि हाँ भाई सुबह से देख रहे हैं ये वाली क्लास कब ओवर होगी, दूसरी कब ओवर होगी। तो नॉलेज अपने आप में तुम्हारा एक पैशन बनेगा। दिस इज कॉल्ड कि हम, जैसे अब सोचो कोई कंट्री है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जो भी एडल्ट्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, हर एक के पास एक गजब की स्किल है अपने हाथ में, एक गजब की नॉलेज है, एक गजब का टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा कंपोजर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है। हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स और एबिलिटीज हो, तो वो इकोनॉमी बहुत अच्छा आउटपुट कर पाएगी। लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपनी ह्यूमन कैपिटल, और एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ना तो फिजिकल कैपिटल अपने आप क्रिएट होती है, ना ह्यूमन कैपिटल, दोनों के लिए एफर्ट्स लगते। अब इंडिया में क्यों नहीं हो पाएगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या रीजंस रहे? इंडिया के रीजंस रहे, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है। However, I strongly believe इसमें सबसे बड़ा रीजन करप्शन है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम वही पॉइंट्स लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का लूप होल है ये, कि मैं भी वीडियो में वही पॉइंट्स ले रही हूँ जो एनसीईआरटी में, क्योंकि आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे जो एनसीईआरटी में। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं कहूँगी करप्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। और करप्शन हमारे यहाँ पे छोटे से लेके बड़े लेवल तक है। एक स्कूल प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको 2 लाख का बजट अलॉट होता है कि अपने स्कूल में फर्नीचर इंप्रूव कर लो, उसमें से 30-40 हजार अपने लिए रखना तो वो अपना हक समझता है। उसे ये लगता है इसमें तो कोई क्राइम जैसी चीज है ही नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। आप में से कितनों के पेरेंट्स होंगे जो आपके लिए ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल के लाते होंगे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए? ये तो हमें लगता ही नहीं करप्शन है कि हम अपने ऑफिस के रिसोर्स को पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, या हम ऑफिस में बैठ के किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं। ये सब तो हमें लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। तो इतने लेवल के करप्शन को तो हम सब ने लीगलाइज कर दिया। तो आप हर लेवल पे करप्शन किस लेवल का है, उसके लिए आपको कुछ मूवीज देखनी चाहिए, कुछ मीडिया देखना चाहिए, न्यूज पढ़नी चाहिए, और कुछ रियलिटी फैक्ट्स आपके सामने आते रहते हैं, विच आई एम नॉट गेटिंग इनटू। तो करप्शन सबसे बड़ा रीजन है, बट फिर भी हम ये 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 4 हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, आई टोटली डिसएग्री, लेकिन आपको लिखना है, कोई रिसोर्सेज कम नहीं होते, रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करने नहीं आते। आप हर स्कूल जो है 3 शिफ्ट में चलाइए, कहाँ रिसोर्सेज की कमी है? रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आपके यहाँ इतने लोग खाली बैठे हैं, उनसे करवाइए कुछ। आपको पता है लेबर पेरिशेबल होती है, लेबर आज यूज कर ली तो कर ली, कल यूज नहीं होगी।
आज की लेबर, अगर मुझे आज नौकरी नहीं मिली तो कल मैं 24 घंटे काम नहीं कर सकती, तो मेरी आज की लेबर आज यूज हो जाती तो हो जाती, अदरवाइज वो पेरिशेट हो गए। तो आप क्यों इतनी लेबर को खाली बिठा के बैठे हो? तो इनसफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे ठीक से, सीरियस इनएफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट से आई डोंट अग्री, रेस्ट 3 पॉइंट्स आई अग्री। इनएफिशिएंसी बहुत है, आपने कैसे उसे यूटिलाइज करना है, मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, इनएफिशिएंसीज बहुत है। पॉपुलेशन के लिए कभी काम नहीं हुआ, किसी भी गवर्नमेंट ने आके एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, परसुएसिव होता रहा, बच्चे दो या तीन ही अच्छे, हम दो हमारे दो, हम एक हमारा एक, ये परसुएशन से काम चलने वाला नहीं था। जितना बड़ा प्रॉब्लम था हमारा पॉपुलेशन, हमें एक स्ट्रिक्ट स्टेप चाहिए था, जैसे चाइना ने लिया वन चाइल्ड नॉर्म, हमने नहीं लिया, हमने बॉर्डर नहीं किया कि पॉपुलेशन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। मैन पावर प्लानिंग नहीं की, चलो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, तो जो पॉपुलेशन आ गई उसकी प्लानिंग ही कर लो, उसे यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए एक अपना स्ट्रॉन्ग प्लान बना लो, वो भी नहीं है। एंड ऑल दीज बिकेम द रीजंस फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े कि जब ह्यूमन बींग्स को हम एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन और माइग्रेशन, ये सब कुछ उन्हें मिलता है, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। Sources of human capital are education, health, information, migration and on-the-job training. ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेनेक फिनोमिनन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के वो कॉज भी हैं और एक दूसरे के वो इफेक्ट भी हैं, काइंड ऑफ अ सर्कुलर रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर में आई वो आई ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि आप ह्यूमन बींग को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ प्रोडक्टिव असेट by in the form of by providing them education, health, information, etc. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट, ओवरऑल जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, जिसमें आप सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल सारी डायमेंशंस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रिवेंटिव मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन जो बीमारी होने ही ना दे, क्यूरेटिव जो होने के बाद उसे ठीक करने में मदद करे, सोशल की जिससे हम इंफॉर्मेशन इतनी लोगों में डाल दें, ये भी एक तरह से प्रिवेंशन का काम करती है। जब मुझे इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगी तो मुझे कोविड नहीं होगा, मास्क पहनूंगी, तो ये भी एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक प्री स्टेप है समवेयर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी बनाता है, महबूब उल हक ने इन्हें जो है सबसे पहले बनाया था फॉर द एचडीआर रिपोर्ट इन 1990, और ये 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट्स मेजर्ड बाय योर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेट्स, एंड इट ऑल्सो कंसिडर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय रियल पर कैपिटा इनकम। तो 3 के वेटेड इंडेक्स से ये बनता है, और इसकी डिटेल्स अभी हम आगे ग्रेजुएशन में करेंगे। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, एन इकोनॉमी वेयर मोर मेजर सोर्स ऑफ जीडीपी इज ह्यूमन कैपिटल, मतलब उसका मेन इनकम आई ह्यूमन कैपिटल से रहा है, तो दैट सच एन इकोनॉमी इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। सो एचडीआई को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो इट इज मेजर्ड बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एडल्ट लिटरेसी एंड प्राइमरी कंप्लीशन रेट्स। 3 फैक्ट्स आ गए देखो इसमें। लाइफ और हेल्थ अटेनमेंट हम किससे मेजर करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टालिटी रेट्स, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। मोर्टालिटी रेट्स में हम 3 रेट्स लेते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मेटरनल मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट्स। हाउएवर एचडीआई स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में नहीं है 11th क्लास। So I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. Don't forget to like or subscribe. Thank you so much.